हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान दी जानकारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर में बनने जा रही एशिया की सबसे बड़ी सेब, फल एवं सब्जी मंडी के प्रथम चरण का किया उद्घाटन। कहा, मंडी से किसानों को बड़े पैमाने पर मिलेगा लाभ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद में एशिया के पहले ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का किया उद्घाटन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के पुनर्गठन को दी मंजूरी। सुमन बेरी को बनाया गया उपाध्यक्ष। राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह चौहान बने पदेन सदस्य। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के कहा कि सरकार ने अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पद पर 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सीधी भर्तियों में अग्निवीरों की अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। पहले बैच के लिए उम्र की अधिकतम आयु सीमा 5 साल होगी। ग्रुप सी की सिविल सीधी भर्ती में 5% आरक्षण तथा ग्रुप बी में 1% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा उद्यम के लिए 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज सहायता भी मिलेगी। बोर्ड निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक स्कोर में भी प्राथमिकता दी जाएगी। जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेगी। अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार टक्कर मारकर भागने के मामले में भी पीड़ितों को मुआवजा और उपचार का खर्च देने का प्रावधान कर रही है। हरियाणा सड़क सुरक्षा कोष से मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर समिति गठित की जाएगी और 15 दिनों के भीतर दावे की जांच करके मुआवजा मिलेगा। नियरेस्ट, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है, उसको तुरंत वहां पहुंचाएंगे और उसका सारा खर्चा वो सरकार वहन करेगी। ये सारा का सारा खर्चा ये जो वहन होगा ये हरियाणा रोड सेफ्टी फंड से किया जाएगा। दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस स्कीम को सही ढंग से लागू करने के लिए स्थायी समिति का गठित करने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों और छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए मिट्टी उठाने के लिए परमिट देने के लिए एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया। लोग बिना किसी शुल्क के पोर्टल पर सूचना देकर भारत के लिए जमीन से मिट्टी उठा सकते हैं। उनका चालान नहीं होगा। अगले 3 महीनों तक ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से परमिट लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इसके लिए ग्राम पंचायत या मालिक से एनओसी लेनी होगी। मिट्टी की रॉयल्टी का 50% ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए मिलेगा। छोटे व्यापारी, गांव में रेड़ा बुग्गी वाले किसान को भी राहत मिलेगी तथा अपने घर बैठे ही वो चाहे मोबाइल के ऊपर है, चाहे वो सीएससी सेंटर में जाकर के वहीं पर अपना कौन से खेत से उसने मिट्टी को लेवल करना है या उठा करके घर लेकर के आनी है। क्योंकि कई बार इस प्रकार के भी दिखते थी कि भाई मैं तो अपने खेत से मिट्टी ले आया, घर में मनु यूज चाहिए था, चालान भी कर दिया।
वो खाली वेबसाइट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर वो रजिस्ट्रेशन करेगा कि मैंने इस खेत से मिट्टी उठानी है या इस खेत का लेवल करना है, और उसका प्रिंट निकाल लेगा। कुछ उसको करना नहीं, कोई फीस नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं लगेगा उसका, और वो अलाउ होगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी के 3,134 पदों को पुनर्विज्ञापित करते हुए फिर से भर्ती निकाली है। इनमें ग्रुप 6 के 1,296, ग्रुप 58 के 1,075, ग्रुप 59 के 517 और ग्रुप 60 के 246 पद शामिल हैं। पिछले साल इन पदों के लिए 7 मार्च को भर्ती निकाली गई थी। आवेदन करने वाले सभी युवाओं को भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। सीईटी पास युवा 21 से 31 जुलाई की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक व आर्थिक अंकों के बिना मेरिट के आधार पर यह भर्तियां होंगी। आवेदकों को किसी भी पद के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। हाईकोर्ट के आधार पर ग्रुप सी पदों के लिए आयोजित सीईटी का संशोधित परिणाम जारी करने के बाद एचएसएससी की पहले ही ग्रुप सी के 15,755 पदों और पुलिस कांस्टेबल के 6,000 पदों को पुनर्विज्ञापित करते हुए आवेदन मांग चुका है। इनमें ग्रुप 1 के 981, ग्रुप 2 के 517, ग्रुप 56 के 7,185 और ग्रुप 57 के 7,072 पद तथा पुलिस पुरुष कांस्टेबल के 5,000 और महिला कांस्टेबल के 1,000 पद शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ग्रुप सी व डी के करीब 53,000 पदों के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम को रद्द करने व सामाजिक व आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 बोनस नंबर का लाभ दिए बिना ही सीईटी के आधार पर नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करने के आदेश पर पुनर्विचार का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि यह एक प्रकार से आरक्षण देने जैसा है। जब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत सरकार ने आरक्षण का लाभ दिया है तो क्यों यह आर्टिफिशियल श्रेणी बना रहे हैं। यह लाभ देने से पहले ना तो कोई डेटा एकत्रित किया गया है और ना ही कोई आयोग बनाया गया। इस प्रकार से पहले से ही सीईटी में 7 अंकों का लाभ और फिर भर्ती परीक्षा में 2.5 अंकों का लाभ भर्ती का परिणाम पूरी तरह से बदल देगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला के पिंजौर में बन रही एशिया की सबसे बड़ी सेब, फल व सब्जी मंडी के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस मंडी के बनने से फल और सब्जी के किसानों को बहुत लाभ होगा। मंडी का निर्माण 78 एकड़ में 220 करोड़ रुपए की लागत से होगा। दूसरे चरण का निर्माण कार्य भी 31 दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। मंडी में 70 दुकानों और प्लाटों को पारदर्शिता से ई नीलामी के द्वारा आवंटित किया गया है। हरियाणा सरकार ने मंडियों के सुधारीकरण के लिए 2,322 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस मंडी की मार्केट फीस 1% से घटाकर 0.5% करने की घोषणा भी की। साथ ही मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2013 के तहत प्रार्थी की आयु 10 से 75 वर्ष करने की भी घोषणा की। मंडी में सभी प्लाट धारकों से चक्रवृद्धि ब्याज की वसूली नहीं की जाएगी। मंत्री महोदय ने किया है। हमारी सरकार ने बीज से बाजार तक किसान की सहायता हमारी सरकार कर रही है। उसका परिणाम है कि आज हमारा किसान खाद्य उत्पादन बढ़ा करके वर्ष 2022-23 में 1,184,32,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हमारा किसान कर रहा है। इस अवसर पर कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि एक अल्ट्रा मॉडर्न मंडी बनने जा रही है। यहां पर सेबों को स्टोर करके रखा जा सकेगा। यह मंडी किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी। तो दूर दूर से व्यापारी आएंगे तो हमारी बहुत सी चीजें ऐसी है जिसका महत्व जो है दुनिया के सामने जाएगा और हमारे किसान को उसका लाभ मिलेगा। और जहां तक ऑर्गेनिक की बात है, मैं समझता हूं हमारे किसान को उसकी और
प्रयास शुरू करना चाहिए। यहां जो भी व्यवस्था करने की जरूरत होगी हम उस पर विचार करेंगे, वो करेंगे। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हमारे साथ लगता है चंडीगढ़ और पंचकुला जो कि एक संपन्न शहर है, वहां इसकी डिमांड भी है। लोग चाहते भी हैं कि इस प्रकार की जो चीजें हैं वो उनको मिलनी चाहिए। लगभग 78 एकड़ जमीन के ऊपर 150 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये मंडी अपने आप में एक ऐतिहासिक है। अभी गुरु जी बता रहे थे कि ये अल्ट्रा मॉडर्न मंडी बनने जा रही है, जिसके अंदर हमारे यहां पर कोल्ड स्टोरेज की चेन भी होगी, जहां पर एप्पल स्टोर किए जा सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह दुनिया भर में 9वीं और पूरे एशिया में ऐसी पहली नेटवर्क प्रयोगशाला होगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनुसंधान और विकास के लिए अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और उद्योगों को सूक्ष्म जीवी संस्कृति प्रदान करने और एक भंडार के रूप में कार्य करने के लिए आनुवांशिक रूप से परिभाषित मानव संबंध सूक्ष्म जीवी संस्कृति संग्रह जी ह्यूमिक सुविधा का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा टीका विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ 1 दर्जन से अधिक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। Received a certain amount of recognition, and to that extent also the Department of Biotechnology itself is not a very old department, but I'm glad they don't have a proper address, because if you ask Rajesh where he sits, he'll say care of ITBP, which is not a very flattering reputation. In the political organization where I come from, we were taught in our early years the 3 essentials for success: Karyakarta, Kosh and Karyalaya. So you should have an address, you should have somebody to open the door, and you should have a good treasurer. But having not been fully equipped with all the 3, they have still made a mark. In fact, I was just now, what we were talking while sitting on stage, I said, it's high time you. केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आयोग में पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्यों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराव, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। VK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर VK पाल और आनंद विरमानी आयोग के पूर्वकालिक सदस्य हैं। हरियाणा में हरियाली तीज का अवकाश अब 6 सितंबर की बजाय 7 अगस्त को होगा। मुख्य सचिव TV SN प्रसाद द्वारा 25 दिसंबर 2023 को जारी अधिसूचना के संदर्भ में आंशिक संशोधन की अधिसूचना जारी की गई है। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा कांग्रेस द्वारा प्रदेश में शुरू किए गए हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत विभिन्न शहरों में पदयात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अंबाला में पदयात्रा निकाली गई। इस अवसर पर दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हर वर्ग सरकार से दुखी है। पिछले 10 सालों में हरियाणा का हाल सब जानते हैं। प्रदेश की जनता अब भाजपा को हटाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा के पिछड़ा वर्ग को क्लास 1 और क्लास 2 में आरक्षण बढ़ाकर 20% किया, जबकि भाजपा ने BC वर्ग के साथ धोखेबाजी की है। आरक्षण की बात है, क्लास 1 और क्लास 2 में
10% से आरक्षण बढ़ाकर 15% किया बैकवर्ड समाज के लिए, तो वो कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने किया। और इस सरकार ने उसको क्लास 1 क्लास 2 में बढ़ाने की बात करी 10 साल, लेकिन 1% भी आरक्षण बढ़ाने का काम नहीं हुआ। और अब कांग्रेस ने ही कहा है कि हम जातिगत जनगणना के अनुसार इसको आने वाले समय में और भी बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ अगर ओबीसी के अधिकारों को अगर छीनने का काम किया सरकार ने किया 10 साल तक, अब जले पे नमक छिड़कने का काम किया गया है। क्रीमी लेयर भी बढ़ाकर 6 लाख से 10 लाख तक करने का काम कांग्रेस पार्टी 3 महीने बाद करेगी। और जैसे मैंने कहा कि जातिगत जनगणना के अनुसार क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर भी जैसे पहले 10% से बढ़ाकर 15% रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने करी थी, उसको और बढ़ाने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। वहीं यमुनानगर में भी कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के अंतर्गत सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। उन्होंने यात्रा का उद्देश्य हरियाणा की जनता की समस्याओं को उजागर करना बताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो चुकी है और अब हमें सरकार से हिसाब मांगना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और बुनियादी ढांचे की कमी जैसे मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया। देश में काला अध्याय लिखा गया। 500 स्कूलों में स्कूली बच्चों को धरना देना पड़ गया। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, नर्सरी, केजी स्कूल बंद कर दिए, इन्होंने मर्ज कर दिए। 500 स्कूलों में धरने चले हरियाणा में। स्कूली बच्चों को धरना देना सुना है? हरियाणा देश में किसी कोने में धरने देने पड़े हों? स्कूली बच्चों को धरने देने पड़े और सरपंचों को धरना देना पड़े। तो कंवरपाल जी सारे सवालों का जवाब बताएं और आप ये सारी वीडियो मेरे को भी भेज देना, ये वायरल हो जाएगी। तो ये मैं पहले आप मेरे को भी दे देना, मैं भी डलवा दूंगा ये, ताकि अच्छे से इसको वायरल कराएं। प्लाईवुड की इंडस्ट्री ठप हो गई, जवाब दें इस बात का। अगर नहीं हुई तो बताएं कि प्लाईवुड की इंडस्ट्री बहुत खुशहाल हो रही है। पेपर मिल बंद होगी, इस बात का जवाब दें। कंवरपाल जी इस बात का जवाब दें। सिविल अस्पताल में कुछ इन्होंने बढ़ोतरी करी थी, आज सिविल अस्पताल में 100 डॉक्टरों के पद खाली हैं। वहीं कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके पास सिर्फ बातें हैं। कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान कोई भी कार्य नहीं किया। दीपेंद्र जी हर टाइम ये बताते हैं, अगर जितने काम है सारों को बताते हैं कि उनकी योजना है। मैं तो ये कहता हूँ कि 10 साल उनका राज रहा, 10 साल में 10 काम कोई से बता दे। और बड़े काम नहीं कहता मैं, 10 करोड़ से ऊपर के 10 काम बता दे क्या है, 5 करोड़ से ऊपर के 10 काम बता दे क्या है। लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। काम हमारी सरकार ने किया, हम उनको 50 काम बताएंगे, वो 10 काम बताएंगे। सिरसा में आज जेजेपी द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को जजपा नेता अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए और आगामी 100 दिनों की रूपरेखा कार्यकर्ताओं को बताई। पत्रकारों से बातचीत में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा कि बीजेपी के कारण प्रदेश में जेजेपी को नुकसान पहुंचा है। इस बात का समर्थन प्रदेश का जन जन भी करता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं व पार्टी नेताओं से विधानसभा चुनाव में तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। जेजेपी प्रदेश की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके जवाब में अजय सिंह चौटाला ने कहा कि पहले चुनाव घोषित होंगे, उसके बाद ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। प्रोग्राम है वो लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। जो कोई बेकायदगी हमारे राजनीतिक विरोधियों ने की है उनसे अवगत कराएंगे और सरकार द्वारा की जा रही बेकायदगियों से अवगत करा करके लड़ाई लड़ेंगे। अब विधानसभा की चुनाव की तैयारी के लिए लगे हुए हैं ना। आप चुनाव घोषित करवाओ, सबसे पहले लिस्ट जो है वो आपको ही दिखाएंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी जन जागरण अभियान चलाकर पार्टी की जनहितैषी नीतियों से जन जन को अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने के लिए विपक्ष को एकजुट होना जरूरी है और विपक्ष द्वारा साझा उम्मीदवार उतारा जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा चुनाव को लेकर मैदान छोड़ चुके हैं। मजबूती के साथ 100 दिन मैदान में उतर सभी कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ने का भी काम करेंगे और आगामी परिस्थितियों को बदलने का भी। तो राज्यसभा विपक्ष को एक साझा उम्मीदवार उतारना चाहिए और विपक्ष की एकता होगी तो भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में पटकनी दे पाएंगे। मगर मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष जो है उन्हें मैदान पहले ही छोड़ दिया, वो कमजोरी अपनी दिखा चुके हैं।
पर हम फिर भी प्रयासरत हैं कि हम अपने एक साझे उम्मीदवार का नॉमिनेशन करें और अगले 100 दिन जन जागरण अभियान चलाकर अंतिम व्यक्ति तक कराए हुए कामों को पहुंचाएंगे, जिससे जागरूकता भी बढ़े। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने आज अम्बाला शहर की नई अनाज मंडी में प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने मंडी से बैरिकेड्स लगाकर किसानों को रोक दिया। पुलिस ने कहा कि यह कार्यक्रम अनुचित है। हालांकि इससे पहले ही शहर में धारा 163 के तहत भीड़ जुटाने पर रोक लगाई गई थी। बावजूद इसके किसान मंडी में आने की जिद पर अड़े रहे। पहले यह प्रदर्शन किसान आंदोलन के दौरान किसान नवदीप जलबेड़ा की रिहाई के लिए अम्बाला में एसपी कार्यालय के घेराव का था, लेकिन कल जलबेड़ा को जमानत के बाद देर रात रिहाई भी मिल गई। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर इन दिनों किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। किसान नेताओं और प्रशासन के बीच बातचीत भी हुई। किसान यूनियन के कुछ एक ग्रुप के होने की, लेकिन क्योंकि यहाँ धारा 144 लगी हुई है और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सफिशिएंट फोर्स यहाँ लगाई गई है और किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। और आप देख रहे हो सारा कुछ सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, अभी तो किसी को हिरासत में नहीं लिया, अभी तो हम बातचीत कर रहे हैं, जो भी बस उनको समझा रहे हैं कि धारा 144 जो है इन फोर्स है, तो आप अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से प्रोटेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून के हिसाब से किया जाए। गौरतलब है कि शंभू बॉर्डर पिछले करीब 5 महीनों से किसानों ने बंद करके रखा हुआ है, जिससे वहां के व्यापारी वर्ग सहित आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ में आज हरियाणा लोक सेवा आयोग की 2023 परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक हासिल करने वाले 113 उम्मीदवारों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अभ्यर्थियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से प्रदेश में सुशासन देखा है, जहां बिना खर्चा बिना पर्ची के साधारण परिवार के बच्चे भी अफसर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन का मतलब है लोगों के जीवन को सरल बनाना। सरकार के निर्णय को जमीन पर उतारना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने अभ्यर्थियों को धरातल पर जनता की संतुष्टि के लिए अपनी सेवाएं समर्पित करने का मंत्र भी दिया। यहाँ पर सभी अधिकारी अभी सेवा देने के लिए तैयार हैं। सभी को आज ही सर्टिफिकेट दे दीजिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो चला जाए, इनको आज ही दे दीजिए। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमने सर्विस ठीक अंतिम व्यक्ति तक जाए। हमारी चिंता हो कि हम जहाँ पर भी सेवा दें उस सेवा से लोग संतुष्ट हों। ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी सिस्टम यहाँ नहीं, पूरे देश के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर मिला है। जो गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात ही यही है कि लोगों को जीवन को सरल किया जाए। कई बार कोई व्यक्ति काम के लिए जाता है, वो तो अधिकारी के पास इसीलिए जाता है कि मुझे राहत मिलेगी और मुझे कुछ न कुछ इसमें जो समस्या आ रही इसका समाधान निकलेगा, क्योंकि समाधान आप लोगों ने निकालना है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से 3,740 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था कश्मीर में श्री अमरनाथ पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ है। तीर्थयात्रियों की 127 गाड़ियों का काफिला आज सुबह आधार शिविर से रवाना हुआ। इनमें से 1,435 तीर्थयात्री सुबह 3:05 पर पाल्टार आधार शिविर रवाना हुए, जबकि 2,305 यात्री सुबह 3:55 पर पहलगाम आधार शिविर के लिए निकले। वहां से वे पवित्र गुफा की यात्रा शुरू करेंगे। 13,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने कल शाम तक श्री अमरनाथ धाम की पवित्र गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन किए। ये तीर्थयात्री बालटाल चंदनवाड़ी के 2 यात्रा मार्गों और विशेष हेलीकॉप्टरों के जरिए दक्षिण कश्मीर की लीदर घाटी से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा तक पहुंचे। पिछले 18 दिनों में 3,38,143 तीर्थयात्री पवित्र गुफा में दर्शन करने पहुंच चुके हैं। इनमें से अधिकतर तीर्थयात्री दर्शन करके अपने घर राज्यों में भी लौट चुके हैं। 29 जून से शुरू हुई यह तीर्थ यात्रा 52 दिन तक चलेगी।
सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले रविवार यानी कि 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय बजट 23 जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्र 2047 तक भारत को विकसित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर शिवराज चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा है और किसान इसका आधार। उन्होंने कहा कि किसान और कृषि सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अवसर पर उन्होंने किसानों के लिए समर्पित कुछ उत्पाद और फसलों की 25 किस्में जारी की। वैज्ञानिक हमारे पास हैं। आप दो वैज्ञानिक की टीम बनाइए और 7 से 31 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, उनमें भेजिए कम से कम 3 दिन के लिए उनको। जो वहां काम कर रहे हैं वो नहीं, बाहर से, कृषि विज्ञान केंद्र के नहीं। और वो अध्ययन करे कृषि विज्ञान केंद्र का, कहां गैप से किसानों के बीच में भी जाए, वहां भी चर्चा करे। ये कृषि विज्ञान केंद्र और किसानों को पूरी तरह से जोड़ना बहुत आवश्यक है, तभी आपके सारी रिसर्च और अनुसंधान किसान के खेत में जा पाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि हम चावल और गेहूं का बम्पर उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन दलहन उत्पादन बढ़ाकर हमें इसमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। हम गेहूं खूब पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम दालें आयात कर रहे हैं। दालों की कमी है। अब इतना बड़ा वैज्ञानिक अमला हमारे पास है, हम दलहन का उत्पादन कैसे बढ़ाएं? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में केंद्रीय औषधि मानव नियंत्रण संगठन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा विभिन्न भागों में जिस तरह से काम किया जा रहा है, जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं, उनके मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री लगातार यह बैठकें कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर CDSCO के अधिकारियों के साथ यह समीक्षा बैठक की जा रही है। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की टीम वहां पहुंचेगी। दरअसल अयोध्या में NSG का हब बनाने की तैयारी चल रही है। इसी सिलसिले में NSG की एक टुकड़ी आज अयोध्या पहुंच रही है और यह टीम यहां पर लगभग 4 दिनों तक राम जन्मभूमि और आसपास की सुरक्षा को परखेगी। यह टीम अयोध्या में 20 जुलाई तक रहेगी। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने के बाद से आतंकी हमले की आशंका बढ़ी है और इस प्रकार से तमाम चीजों से निपटने की योजना पर केंद्र सरकार कार्य कर रही है। हर रोज 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां आकर दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में यहां की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा के नागरिक उड्डयन व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि हिसार शहर में दिल्ली सड़क से प्रवेश करते हुए कैंट के पास अशोक चक्र के डिजाइन वाला लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से भव्य वेलकम गेट बनाया जा रहा है। वे आज वेलकम गेट ऋषिनगर सहित शमशान घाट व टाउन पार्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि यह वेलकम गेट अत्याधुनिक तकनीक से बनाया जा रहा है और इसका ढांचा भूकंप रोधी है। भूकंप आने पर भी इस ढांचे को कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। अभी राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन का है, आने वाले समय में यह 6 लेन का भी किया जा सकता है। प्रवेश द्वार की खासियत भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र है, जो कि स्टील का बना हुआ है। गेट के पिलरों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब गेट की फिनिशिंग व अन्य कार्य पूरे किए जा रहे हैं।
दिल्ली रोड से शहर में प्रवेश करते हुए सबसे पहले आगंतुकों को वेलकम गेट दिखेगा और दिल्ली रोड शहर की शोभा को बढ़ाएगा। दिल्ली रोड पर ही महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हो चुका है। शहर की प्रमुख गतिविधियों का केंद्र भविष्य में दिल्ली रोड बनने जा रहा है। उन्होंने बताया कि वेलकम गेट पर न केवल शहरवासी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, बल्कि दिल्ली व हरियाणा के अन्य जगहों से राजस्थान के सालासर धाम व खाटू श्याम आदि जगहों पर आने जाने वाले यात्री भी सेल्फी लेते हुए दिखाई देंगे। आज पूरे देश में भक्ति भाव के साथ आषाढ़ी एकादशी मनाई जा रही है। महाराष्ट्र के पंडितपुर में इस दिन का एक अलग ही महत्व होता है। देश के कोने कोने से भक्त यहां पहुंचते हैं और भगवान विट्ठल के दर्शन करते हैं। आज आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी भक्तों के बीच पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान विट्ठल का आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे और हम सभी को सुख समृद्धि से भरा समाज बनाने के लिए प्रेरित करे। यह त्योहार आपस में भक्ति, विनम्रता और करुणा का संचार करता है। हम सभी को पूरी ईमानदारी के साथ गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा करने की प्रेरणा भी मिलती है। और इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।